अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का टॉपिक हेमोप्टाइसिस है, ब्लड इन स्प्यूटम या यूं कह लीजिए कफिंग अप ऑफ ब्लड। खांसी के साथ ब्लड का आना या स्प्यूटम में ब्लड का आना। आपके साथ हूँ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। सबसे पहले न्यू आने वाले तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे। बात करते हैं हेमोप्टाइसिस के ऊपर या हेमोटिसिस के ऊपर। ये क्रॉनिक और एक्यूट ब्रोंकाइटिस में होता है, यानी ब्रोंकाइटिस आप सब समझते हैं कि हवा की जो नालियों की सोजिश होती है, हमारे फेफड़ों से ताल्लुक़ है इस बीमारी का। तो वहाँ वो क्रॉनिक हो या एक्यूट हो, इस प्रॉब्लम के साथ हेमोप्टाइसिस हो जाता है। आसान लफ्ज़ों में बात की है कि कफिंग अप ऑफ ब्लड फ्रॉम लंग्स, यानी फेफड़ों से खून का आना खांसी के ज़रिए, या यूं कह लीजिए कि ब्रोंकियल ट्यूब्स में से ब्लड का आना। ब्लड की ये जो अमाउंट होती है चंद फ्लैक्स की सूरत में भी हो सकती है, यानी थोड़ी सी भी होती है और ज़्यादा भी हो सकती है। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड होता है फ्रॉम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसमें ग्लोटिस का एरिया, फेरिंक्स, वोकल कॉर्ड्स से एल्वुलाई तक कोई भी जगह जो है वो मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लड आ सकता है। मैसिव भी हो सकता है ब्लड और नॉन मैसिव भी, यानी खांसी के साथ आने वाला ये ब्लड ज़्यादा मिकदार में भी हो सकता है और कम मिकदार में भी। और ज़्यादा मिकदार के हवाले से यानी मैसिव अमाउंट की अगर बात की जाए तो ये 400 ml जो है, यानी इतना 400 मिलीलीटर जो ब्लड है, अगर इससे ज़्यादा हो जाए या 24 घंटे के अंदर अंदर इतना ब्लड आता हो, या फिर एक ही वक्त में ऐसा हो कि 150 से 200 तक, यानी 150 से 200 मिलीलीटर तक अगर ब्लड आ जाता है तो ये थ्रेटनिंग है। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो हम बात करते हैं फिजियोलॉजी के हवाले से कि लंग्स यानी फेफड़े जो हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, इंसानी जिस्म के फेफड़े, इनको डुअल सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई दो तरफ से आ रही होती है, दोनों पल्मोनरी आर्टरीज़ और ब्रोंकियल आर्टरीज़ इसको सप्लाई देती हैं। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल के ज़रिए, यानी हार्ट के राइट वेंट्रिकल के ज़रिए सप्लाई हो रही होती है और एल्वुलाई तक जाता है ये सिलसिला। इसी तरह ब्रोंकियल आर्टीरियल वेसल्स जो हैं वो एओर्टा से अराइज करती हैं और लंग्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। 90% जो हेमोप्टाइसिस के केसेस होते हैं ये ब्रोंकियल सर्कुलेशन से अराइज होते हैं, इसकी वजह से होते हैं। और 5% पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी सर्कुलेशन के डिस्टर्ब होने की वजह से होता है, यानी 5% सिर्फ पल्मोनरी सर्कुलेशन के प्रॉब्लम की वजह से है और बाकी केसेस जो हैं सिस्टमैटिक ब्लीडिंग की वजह से होते हैं। जान लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से कि क्या वजूहात होती हैं जो हेमोप्टाइसिस होता है। जी तो व्यूअर्स, हेमोप्टाइसिस की बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं, जैसा कि कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी में मौजूद है या लंग्स में मौजूद है तो ये भी वजह हो सकती है। इसके अलावा कोई फ़ॉरेन बॉडी अगर चली जाती है अंदर, लाइक अगर कोई बुलेट लग जाती है, उसकी वजह भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी और रीज़न्स हो सकती हैं। कोई एक्सीडेंटल कॉज हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, कोई एस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो हो सकता है, यानी सांस लेने के मसाइल में। ज़्यादातर इसकी जो वजूहात होती हैं वो TB की वजह से होती हैं और इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी इसकी वजह बनती हैं, लाइक निमोनिया। यहाँ आपको ये भी क्लियर करती चलूँ कि डिसफंक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की वजह से भी ऐसा होता है, क्योंकि मामला सर्कुलेशन का है तो जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचेगी वो हिस्सा मुतासिर होगा और उसकी वजह से प्रॉब्लम बनेगी। लिहाजा प्राइमरी वीनस हाइपरटेंशन भी इसकी एक वजह होती है। इसी तरह मिट्रल वॉल्व के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी वजह बनते हैं और मेलिग्नेंसी ऑफ लंग्स भी जो है इसकी एक वजह है। फिर ब्रोंकियल अगर कार्सिनोमा है किसी को तो भी ऐसा होता है, और लंग ट्रॉमा अगर किसी को हुआ हो तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। जान लेते हैं हम इसकी डायग्नोसिस के हवाले से कि कैसे हम जान सकते हैं कि हेमोप्टाइसिस है पेशेंट को। तो इसमें मेडिकल हिस्ट्री जो है वो मैटर करती है। आप देखेंगे कि इंक्लूडिंग तो नहीं है कहीं इसमें टोबैको यूज़, कहीं पेशेंट को टोबैको यूज़ तो नहीं वो करता रहा। इसी तरह CBC करवाया जाएगा। फ़िज़िकल एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है,
और डेफ़िनेटली ये करना होता है, इसके बगैर जो है वो ऑब्ज़र्वेशन नहीं होती। ब्रोंकोस्कोपी होती है, वो की जाती है, सीटी स्कैन करवाया जाता है और ब्लड कंप्लीट टेस्ट के ज़रिए ये चीज़ मालूम की जा सकती है। ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, इंट्रावेनस ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दिए जाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। हम बात कर लेते हैं इसकी प्रिकॉशंस के हवाले से और फिर होम्यो मेडिसिन के हवाले से बात करते हैं। अगर पेशेंट को हेमोप्टाइसिस का प्रॉब्लम है तो उसको फ़ौरी तौर पे बेड रेस्ट दें, उसको बिस्तर पे लिटा दें, उठने बिल्कुल नहीं दें। आइस क्यूब्स उसे दें ताकि लिटिल अमाउंट में कि वो उसको सक करे, उसको चूसे ताकि ब्लड रुक सके। सबसे इम्पोर्टेंट वजह और प्रिकॉशन वो ये है कि वजह को जानने की कोशिश करें, इन्वेस्टिगेट करें कि क्या वजह थी कि ऐसा हुआ। और अब आते हैं होम्योपैथी की तरफ, यानी होम्यो मेडिसिन की तरफ। तो हमारी होम्यो मेडिसिन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। एक्लिफा इंडिका हमारी एक मेडिसिन है कि आर्टीरियल हेमरेज अगर हो गया हो और उसके साथ बर्निंग भी आ रही है और हेमोप्टाइसिस हो पेशेंट को, तो ये यूज़ करवाइए। एकोनाइट हमारी बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है कि अगर ऐसा हो जाए और फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रही हो साथ में, तो आप ये यूज़ करवाएं। एंटम क्रूड हमारी मेडिसिन है कि अगर बाथिंग के बाद ऐसा हो, गुस्ल करने के बाद पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो, तो आप ये दीजिए। और अगर फ्रीक्वेंट ब्लडी स्प्यूटम आ रहा हो तो एंटमटाट बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारी। हेमामिलस बहुत अच्छा काम करती है यहाँ। कैक्टस हमारी मेडिसिन है, कोलिनसोनिया है, अर्जेंटम नाइट है, आर्निका है, आर्सेनिक है, मेलिलोटस है और फेरमफॉस हमारी मेडिसिन है। ये अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम बहुत अच्छा काम करती हैं। तो होप्स हो कि आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अपनी राय का इजहार कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए।